तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कोई भी बॉडी है, हम सब जानते हैं, कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वेलकम हियर। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी अगर हम एटम की बात करें तो बहुत बेसिकली है ना, रूट लेवल पर, बहुत बेसिक लेवल से इसको हम बता रहे हैं। अगर किसी भी एटम की बात करें तो एटम के सेंटर पर उसका न्यूक्लियस होता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं। किसी प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है +1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। ओके, प्रोटॉन पर चार्ज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके सामने है। ओके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, इन पर भी चार्ज होता है। यूनिवर्स में दो ही ऐसे पार्टिकल हैं। यस बोलिए। यस सर, बोलिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चेक कर लेता हूँ मैं। अभी बताएं, ठीक है? थोड़ा फर्क पड़ा क्या? नो सर, अभी भी वैसी है। आप अपने वहां चेक करो, बाकी लोग वॉइस ठीक है नहीं है बताएं फटाफट। बाकी लोगों के यहाँ पर वॉइस? यस सर, थोड़ी खराब तो आ रही है। थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लेता हूँ। अब बताएं, कुछ फर्क पड़ा क्या? यस स्टूडेंट, अभी बताएं फर्क पड़ा क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ बेटर है पहले से वॉइस? सर अभी भी सर थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस आ रहा है। और वीडियो? सर वो तो सही है। फिर ये कैसे पॉसिबल है? वीडियो सही है, ऑडियो सही नहीं? ऑडियो सही नहीं? हाँ भाई, बाकी लोग बताएं। ऑडियो ठीक है? नो सर, आवाज अभी भी खराब। नो सर। ऐसे कैसे हो सकता है? वीडियो अगर ठीक है मुझे चेक करना पड़ेगा। हेलो हेलो, ठीक आ रही है? हाँ भाई, थोड़ा हेलो। ओके,
इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग कुछ हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और इसके स्टार्टिंग में हमने एक बॉडी है ना, किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, और इस बॉडी के अंदर क्या होंगे, बॉडी के खुद के मॉलिक्यूल्स, खुद के एटम्स। कोई भी मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। एटम बेसिक, एक तरह से बेसिक यूनिट होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का। ओके, एटम के कंस्ट्रक्शन को हम जो जानते हैं क्या, कि एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हमें बताते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है प्रोटॉन पर चार्ज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। इन दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को हम ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं, दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर ऑपोजिट है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मैग्नीट्यूड सेम। हम बात करें एटम की, तो एटम बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका रीजन, बेसिकली किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट ऑर्बिट्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स किसी एटम में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। दैट इज वाई किसी एटम का नेट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। अगर कोई बॉडी बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है, उस बॉडी के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, उन पर नेट चार्ज जीरो है, तो बॉडी पर ओवरऑल नेट चार्ज जीरो होगा। यस गाइस, ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट बता दें। ऑडियो वीडियो अंकित, विजय, अवधेश तो कह रहे हैं ठीक है, हर्षवर्धन, मनन, ऑडियो अभी ठीक है ना? यस सर, ठीक। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज आता कैसे उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट तो कर दिया है कि कोई बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना, किसी भी सब्सटेंस के खुद के एटम्स होंगे। ओके, एटम्स में 3 पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली एटम्स के अंदर ये कंडीशन होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज जीरो होता है। अगर किसी बॉडी के सारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं तो बॉडी पर नेट चार्ज जीरो होगा, बॉडी खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। ठीक है, अब बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती कैसे है, हाउ कैन अ बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी हम बात करते हैं। तो हम केमिस्ट्री में एक बात पढ़ते हैं, आप लोगों ने मे भी सुना होगा, पढ़ा होगा, कि कोई एटम अगर है तो एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एटम के किसी ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन ले लेता है ना। लाइट की फॉर्म में एनर्जी, हीट की फॉर्म में एनर्जी, किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन ले सकता है ना, और हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही लोअर लेवल से हायर लेवल में, लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांजिशन लेता है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन एटम को लीव भी कर जाता है। उन एनर्जी को कुछ नाम है, कुछ स्पेसिफिक नेम है। वो नेम क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिले कि वो एक लेवल से दूसरे लेवल में चला जाए तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो एटम को ही लीव करके चला जाए तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांजिशन ले लेता है। ठीक है, अगर हम चार्ज की बात करें तो डेली लाइफ में हमारे जो एक्सपीरियंस हैं कि बॉडीज को थोड़ा म्यूचुअली रब करने से वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं, उनमें चार्ज आ जाता है। जैसे किसी
वुलन क्लोथ को आप बिल्कुल डार्क रूम में म्यूचुअल इस तरह से रब करें तो आप देखते हैं कि कुछ है ना फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देने लगती है। हम ये भी देखते हैं विंटर्स में जब वुलन क्लोथ स्किन से एक तरह से फ्रिक्शन करते हैं तो बहुत छोटे छोटे बाल इरेक्ट हो जाते हैं। रीजन लाइक चार्ज रिपेल करता है, फ्रिक्शन से बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है। उसका रीजन है अगर एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, डिफरेंट बॉडीज हैं, दैट मींस इनके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं। ए बॉडी के एटम का स्ट्रक्चर लैट कुछ ऐसा है, बी बॉडी के एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा है। दैट मींस ए बॉडी के एटम का एटॉमिक नंबर लो है, बी बॉडी के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर हाई है, एटॉमिक नंबर हाई है। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे। तो बी बॉडी के एटम को देखें तो इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कंपैरेटिवली वीक होता है, कंपैरेटिवली वीक होता है। किसके कंपैरिजन में? ए बॉडी के एटम को देखें तो इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। कंपैरेटिवली स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा सा क्लोज है, नियर है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कंपैरेटिवली वीक होता है, डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए। जब हम इन दोनों बॉडीज को, तो बात अब समझने वाली है, जब हम इन दोनों बॉडीज को म्यूचुअली कांटेक्ट में लाते हैं और रब करते हैं, इन दोनों बॉडीज को म्यूचुअली कांटेक्ट में लाते हैं और क्या करते हैं? रब करते हैं। तो रब करने से फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ, सब जानते हैं आई थिंक, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब दोनों सरफेसेस है ना, दोनों बॉडीज के सरफेसेस म्यूचुअली कांटेक्ट में है और रब करने से फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अभी अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स, एटम के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाते हैं। अगर वो हीट एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि एटम से इलेक्ट्रॉन को लीव करवा दे तो इलेक्ट्रॉन एटम से लीव भी कर जाता है। अब होता क्या है, ए बॉडी में ऐसे एटम हैं, बी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एटम हैं। हमने एग्जांपल लिया है कि बी बॉडी के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ए के कंपैरिजन में। तो जब ऐसी दो बॉडीज, ऐसे दो पेयर लेकर हम कांटेक्ट में लाके रब करते हैं तो क्या होता है, दोनों ही सरफेसेस को हीट एनर्जी इक्वल अमाउंट में मिलती है। बट ये इलेक्ट्रॉन एटम को लीव नहीं कर पाते हैं, स्ट्रांगली बाउंड हैं। बट दूसरे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम्स से इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाता है, निकल जाता है। और निकल के जाता कहाँ है? जहां इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस एटम के इस ऑर्बिट में, एटम के इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यहाँ पर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाएगा कहाँ? यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों बॉडीज, ए बॉडी बी बॉडी, जब म्यूचुअली कांटेक्ट में है और रब कर रहे हैं तो ए बॉडी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी बी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसको गेन कर लेगी। और इस तरह से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी वो खुद कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी, वो खुद कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। रीजन यहां से समझ में आता है, जब किसी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। नेट चार्ज जीरो होता है। बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जैसा कि ए बॉडी में बाद में हो जाएगा, तब उस बॉडी पर नेट चार्ज कैसा हो जाता है? नेगेटिव। नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और बी बॉडी का क्या होगा? तो बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अब कम हो जाएगा, क्योंकि बी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कुछ कम हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर कुछ कम हो जाएगा तो बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा? तो बॉडी पर नेट चार्ज होगा पॉजिटिव। बॉडी पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा।
इस कंडीशन में नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पूरे एनालिसिस से एक बात हमें क्लियर हो जाती है कि दो ऐसी बॉडीज जिनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो, दो ऐसी बॉडीज, दो ऐसे पेयर जिनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो, उन्हें म्यूचुअली क्लोज लाकर रब करते हैं। रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर अगर हो जाते हैं तो बॉडीज, दोनों बॉडीज कैसी हो जाती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है। तो बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कैसे होती है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम व्हीकल डेराइव करके आ रहे हैं, आइदर 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो व्हीकल की बॉडीज पर या हमारी बॉडी पर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना, एयर फ्रिक्शन, डस्ट फ्रिक्शन से हमारी बॉडी पर चार्ज जनरेट हो जाता है सरफेस पर, क्लोथ्स पर। जैसे ही हम किसी आयरन डोर, किसी भी कंडक्टर को टच करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारी बॉडी से होता हुआ चार्ज अर्थ में ट्रांसफर होता है और हमें एक्सपीरियंस भी होता है, छोटा सा एक मोमेंट के लिए शॉक भी लगता है। तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ऐसा होता है। फ्रिक्शन से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। एक एक्सपेरिमेंट इसमें है, आपको लिखना कुछ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है। हमने कूलॉम लॉ तो पढ़ लिया था, उससे पहले का एक टॉपिक है। अगर हम, है ना, ये एक्सपेरिमेंट, है ना, काफी बार, है ना, बहुत सारे पर्सन कर चुके हैं वो एक्सपेरिमेंट, है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट है जो एक्चुअल में ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं एक ग्लास रॉड, तो ये ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब करने से क्या होता है? ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है और सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो खुद कैसी हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम एक ऐसी ही और ग्लास रॉड लें और उसको सिल्क से रब करके इस फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास लेकर आए, है ना, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कोई थ्रेड है। इस थ्रेड से हमने इस ग्लास रॉड को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। ये ग्लास रॉड बिल्कुल स्टेशनरी है, रुकी हुई है। हम देख रहे हैं इसको हमारी आईज से कि ग्लास रॉड रुकी हुई है। एक और ग्लास रॉड हमने ली और उस दूसरी वाली ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, सिल्क क्लॉथ से। तो ग्लास रॉड, सिल्क, ये दो ऐसे पेयर हैं, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो हमेशा ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और सिल्क उनको एक्सेप्ट कर लेती है। ग्लास रॉड बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए ग्लास रॉड खुद कैसी हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज। जब हम सेकंड वाली ग्लास रॉड को फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास लाते हैं तो हम क्या देखते हैं? फ्रीली सस्पेंडेड स्टेशनरी ग्लास रॉड रिपेल होती है। किससे रिपेल होती है? दूसरी वाली ग्लास रॉड से रिपेल होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि चार्ज म्यूचुअली एक दूसरे पर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। फोर्स। जब हम विदाउट रब किए ग्लास रॉड्स को म्यूचुअली पास लाते हैं तो कोई रिपल्शन नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं होता है। बट सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद पास लाते हैं तब ही फोर्स होता है। इसका सीधा सा क्या हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है इस एक्सपेरिमेंट से कि जब बॉडीज को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर देते हैं तब चार्ज एक दूसरे पर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दोनों बॉडीज पर चार्ज एक ही नेचर का है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो फोर्स कैसा है? रिपल्सिव, रिपेल कर रही है रॉड्स एक दूसरे को। एक और एक्सपेरिमेंट है, तो ये पेयर आपको ध्यान रह जाए तो अच्छा है, ग्लास रॉड और सिल्क, है ना। एक और पेयर है, अगर हम प्लास्टिक की रॉड को, प्लास्टिक या फिर एक और मटेरियल होता है एबोनाइट, एबोनाइट भी प्लास्टिक जैसा ही मटेरियल होता है। तो अगर हम किसी प्लास्टिक की रॉड को कैट फर से, कैट फर, कैट स्किन, प्लास्टिक की रॉड को कैट स्किन से रब करें और फ्रीली सस्पेंड कर दें, यहाँ पर प्लास्टिक की रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। रीजन है प्लास्टिक की स्केल कैट फर, म्यूचुअली रब करने से कैट फर से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक की रॉड में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली
प्रूव्ड फैक्ट है कि प्लास्टिक की रॉड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, कैट स्किन इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी वो बॉडी खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये एक प्लास्टिक की रॉड। दूसरी प्लास्टिक की रॉड, ऐसी ही एक और प्लास्टिक की रॉड जिसको कैट स्किन से रब करके फ्रीली सस्पेंडेड स्टेशनरी ग्लास रॉड के पास लाते हैं। ये है फ्रीली सस्पेंडेड स्टेशनरी प्लास्टिक रॉड। अब दूसरी वाली प्लास्टिक रॉड को भी किससे रब किया? कैट फर से। दोनों प्लास्टिक की रॉड है, दोनों को कैट फर से रब किया है, इसलिए दोनों पर चार्ज का नेचर सेम है। तो हम देखते हैं ये स्टेशनरी रॉड जो फ्रीली सस्पेंडेड है प्लास्टिक की रॉड, वो सेकंड वाली रॉड को पास लाने पर रिपेल होती है, दूर जाती है। इसका मतलब इन दोनों रॉड्स के बीच में क्या एक्ट कर रहा है? फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। बिकॉज बॉडीज पर जब चार्ज होता है तभी ये फोर्स अपने रोल में आता है, जब बॉडीज पर चार्ज नहीं होता है तो ये फोर्स भी नहीं होता है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलॉम ने एक पूरा लॉ रिलीज किया था कॉल्ड कूलॉम लॉ, और कूलॉम लॉ हमने कल स्टडी किया था। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा आई थिंक। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 फर्स्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, Q2 सेकंड पॉइंट चार्ज है, R उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन है, और K है वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो कूलॉम लॉ जो रिलीज हुआ उससे पहले काफी एक्सपेरिमेंट हुए थे, और उन एक्सपेरिमेंट से यही पता लग रहा था कि चार्जेस म्यूचुअली फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर, चार्जेस म्यूचुअली एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ही करते हैं एक दूसरे को, बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। वो अनलाइक चार्ज जो अट्रैक्ट करते हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक सिल्क से रब्ड ग्लास रॉड को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ग्लास रॉड सिल्क से रब्ड है, और दूसरी प्लास्टिक की रॉड को कैट फर से, कैट स्किन से रब करके फ्रीली सस्पेंडेड स्टेशनरी ग्लास रॉड के पास लाते हैं। तो हम क्या देखते हैं? ये फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड प्लास्टिक की रॉड की तरफ अट्रैक्ट होती है। बस इन एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि चार्ज एक दूसरे पर फोर्स तो अप्लाई करते हैं, बट उनके दो नेचर हैं, एक रिपल्सिव, दूसरा अट्रैक्टिव। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ह्यूमन आई चार्ज को कभी देख नहीं सकती, बट जो रॉड्स हमें दिखाई देती है और उन रॉड का अट्रैक्शन रिपल्शन हमें दिखाई देता है, बस उस अट्रैक्शन रिपल्शन से हमें क्लियर हो जाता है कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई तो करते हैं, और वो दो ही नेचर के होते हैं, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। लाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज लाइक नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। बस तो इन सब बातों को देखकर बाद में कूलॉम ने अपना लॉ रिलीज किया था, और कूलॉम ने अपना लॉ रिलीज करने से पहले दो स्पेशल कंडीशन ली, और वो स्पेशल कंडीशंस क्या ली? कूलॉम ने चार्जेस को अपने लॉ में, कूलॉम ने चार्जेस को कैसा कंसीडर किया? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। रीजन, ताकि डिस्टेंस का मेजरमेंट 100% एक्यूरेसी के साथ किया जा सके। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है ना, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है अनइवन शेप की, तो बॉडी पर चार्ज है तो अब यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। अब मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँ? तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँ? तो कूलॉम ने अपने लॉ में चार्जेस को कैसा कंसीडर किया? पॉइंट चार्जेस। बहुत छोटे से पार्टिकल्स पर अगर थोड़ा सा चार्ज है तो पॉइंट चार्जेस कंसीडर करने से डिस्टेंस का मेजरमेंट 100% एक्यूरेसी के साथ हुआ। और फर्स्ट जो आपको बताया था, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड थिंग, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात हमने कल भी कर ली थी।
एक और टॉपिक नया मैं बता देता हूँ। तो अभी आज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बॉडीज पर चार्ज आता कैसे है। तो आपसे कोई भी पूछ ले बॉडीज पर चार्ज आता कैसे है, तो आप फटाफट बता दें बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और फ्रिक्शन एक मेथड है चार्जिंग के लिए। तो फ्रिक्शन भी एक मेथड है बॉडीज को चार्ज करने का, क्योंकि फ्रिक्शन से थोड़ा हीट प्रोड्यूस होता है। हमें पता है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडीज की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। जो नोट्स आपको सेंड किए हैं उसमें डेफिनेशन होगी क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच चार्ज्ड बॉडीज act electric force on each other, due to which bodies exerts electric force on each other. Bodies इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करती है एक दूसरे पर। तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है, बॉडीज की इंटरनल प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी से होता क्या है? बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है। एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन को समझने से पहले हम अगर बात करें कि एक टेबल पर एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर रखा हुआ है और इस पीस ऑफ पेपर के पास हम एक चार्ज्ड प्लास्टिक की स्केल को लेकर आते हैं। इसी प्लास्टिक की स्केल को आप अपने ड्राई हेयर से फटाफट रब करें और रब करके उसको एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं? वो पीस ऑफ पेपर प्लास्टिक की स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब इस प्रैक्टिकल में, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं? जो पीस ऑफ पेपर है वो तो न्यूट्रल है और स्केल को आप हेयर से रब करके लाए हैं, दैट मींस स्केल इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। रब करने से वो चार्ज्ड हो चुकी है। पेपर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो किस तरह से ये न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज्ड बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक इंडक्शन फिनोमेना समझना पड़ेगा कि किस तरह से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर लेती है। जबकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो चार्ज बॉडीज जो होती है उन्हीं के बीच में वर्क करता है। तो अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो इसका मतलब इसके अंदर चार्ज है या नहीं है? पहले तो ये बताओ आप, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है इसका मतलब इसमें चार्ज है या नहीं है? हाँ भाई, जिसको जो समझ में आ रहा है बोलिए। A neutral body has charge inside it or not? किसी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होता है या नहीं होता है? तो आप लोग तो नहीं बता रहे हैं, तो मैं ही बताता हूं। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होता है, बट जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। दैट इज व्हाई नेट चार्ज 0। कोई न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है? उस न्यूट्रल बॉडी के एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इक्वल है। तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब बराबर है तो नेट चार्ज 0 है। दैट मींस न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, बट उसके अंदर ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, चार्ज तो है, बट जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है हमें क्लियर हो गया। अगर हम इस न्यूट्रल बॉडी के पास किसी चार्ज्ड बॉडी को लेकर आते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी लाइक चार्ज को रिपेल करती है और न्यूट्रल बॉडी अनलाइक चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो होता क्या है? न्यूट्रल बॉडी का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टेम्परेरीली सेपरेट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो हमने पहले इसको समझा है, अब डेफिनेशन सुन भी लें। The phenomena of separation of positive and negative charge. The phenomena, इसकी definition electric induction की। The phenomena of separation of positive and negative charge of a neutral body when a charged body placed near to it. जब कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास लाई जाएगी
तो क्या होगा, बॉडी पर, चार्ज बॉडी पर खुद पर जैसा चार्ज है उस चार्ज को तो बॉडी रिपेल करेगी, देखो नेगेटिव चार्ज दूर चला गया, रिपेल करेगी, और अनलाइक चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो जो रॉड है वो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव को तो रिपेल किया, और रॉड ने न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। तो टेम्परेरीली जो सेपरेट हो गया है पॉजिटिव नेगेटिव, इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब वो जो पीस ऑफ पेपर की बात मैं कर रहा था उसमें भी इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है। और क्या होता है इससे अनलाइक चार्ज नियर आ जाते हैं और लाइक चार्ज बहुत दूर होते हैं। बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव दूर हैं, इसलिए रिपल्शन फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन फोर्स थोड़ा वीक होगा। अनलाइक चार्ज पास में है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उसी का इफेक्ट हमें दिखेगा। इसलिए वो जो न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर है हल्का सा, उसके पास जब हम चार्ज्ड प्लास्टिक की रॉड, प्लास्टिक की स्केल लेकर जाते हैं तो वो छोटा सा पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। उस अट्रैक्शन का कॉज क्या है, रीजन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, रिपल्शन फोर्स वीक होता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, अट्रैक्शन। तो कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है, एक नई बात और आपको पता लग गई। और इसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब इसी इलेक्ट्रिक इंडक्शन से कनेक्टेड एक टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ वन मेटेलिक स्फीयर। तो अगर कोई मेटल का स्फीयर है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब जानते हैं। लेट एक मेटल का स्फीयर है ये, इस मेटल के स्फीयर को एक इंसुलेटेड स्टैंड पर, इधर वुड और रबर है ना, वुड रबर प्लास्टिक, इस तरह से कोई इंसुलेटेड मटेरियल का स्टैंड है, उसके ऊपर हमने इस स्फीयर को रख दिया, फर्स्ट स्टेप। और इस स्फीयर में टोटल चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बॉडी, इसका मतलब नेट चार्ज जीरो है। हमें इस बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना, तो हम क्या करते हैं, हम इस स्फीयर के पास में किसी चार्ज्ड रॉड को लेकर आते हैं। लेट मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, मैं इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेकर आता हूँ। तो स्फीयर के लेफ्ट साइड में अगर रॉड लेकर आते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में। तो ये क्या हुआ, तो इस सेकंड स्टेप में हुआ इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। थर्ड स्टेप, अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम इस मेटल के स्फीयर के राइट साइड में एक मेटेलिक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, मेटेलिक वायर को, और वायर का दूसरा एंड ग्राउंड के कांटेक्ट में ले जाते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं दूसरा एंड। तो वायर का एक एंड मेटल के स्फीयर से कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड ग्राउंड के कांटेक्ट में लेकर आ गए। नेगेटिवली चार्ज रॉड पॉजिटिव चार्ज को बाउंड किए हुए है, नेगेटिवली चार्ज रॉड ने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बाउंड किया हुआ है। और मेटल के स्फीयर के यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में, बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, ग्राउंड करते ही कहाँ चला गया, अर्थ को ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेटेड थे, वो कहाँ चले गए, ग्राउंड में चले गए, अर्थ में चले गए। तो मेटल के वायर ने इस साइड में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन थे उनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अर्थ में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज थर्ड स्टेप। अब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को विदाउट रिप्लेस किए, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रॉड को अपनी पोजीशन में ही रखते हुए वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं मेटल के स्फीयर से। वायर ने अपना काम कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ में ट्रांसफर कर दिया। पॉजिटिव चार्ज अभी भी यहाँ पर है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रॉड उसको अट्रैक्ट किए हुए, बाउंड किए हुए। दिस इज फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में हमने वायर को जस्ट डिस्कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में आपने मेटल के स्फीयर को
इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिनोमिना इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रिक इंडक्शन में आपको दिख रहा है सेपरेट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टेम्परेरीली, और जैसे ही आप स्फीयर के राइट फेस से वायर को कनेक्ट करते हैं वो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है। इसके आगे नेगेटिव चार्ज को जाने की जगह नहीं मिल रही थी, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, बट एयर में चार्ज जंप कर नहीं सकता। तो जैसे ही मेटल का वायर हमने कनेक्ट किया, इस नेगेटिव चार्ज को जाने का रास्ता मिल गया और बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। और फोर्थ स्टेप में हम देख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज रॉड अभी भी अपने प्लेस पर है, मेटल के वायर को रिमूव कर दिया गया है। अब जैसे ही हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये स्फीयर और पॉजिटिव चार्ज अब इस पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जिस नेगेटिवली चार्ज रॉड को हमने यूज लिया फॉर इंडक्शन, उस नेगेटिवली चार्ज रॉड का जो चार्ज है उस पर कोई चेंज नहीं आता है। ये रॉड जैसे आई थी वैसे ही चली जाती है। और मेटल के स्फीयर पर चार्ज क्यों आया, क्योंकि मेटल के स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। कहां पर लूज किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो वायर से होते हुए अर्थ में ट्रांसफर हो गए। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो खुद कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर आपको कह दें चार्ज है ना, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ वन मेटालिक स्फीयर टू चार्ज द स्फीयर बाय पॉजिटिव चार्ज, टू चार्ज द स्फीयर बाय नेगेटिव चार्ज। अगर आपको स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज नहीं करना हो, नेगेटिवली चार्ज करना हो, तो आप क्या चेंज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, आप क्या चेंज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, बताएं। हाँ भाई सर बोलिए। पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड लेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बस एक छोटा सा चेंज, जिस रॉड को मैंने डायग्राम में नेगेटिवली चार्ज दिखाया है, बस उस रॉड को आप पॉजिटिवली चार्ज ले लें तो आपका काम हो जाएगा, है ना। रॉड को पॉजिटिवली चार्ज लेंगे, बिल्कुल ठीक बात। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ वन मेटालिक स्फीयर। तो इंडक्शन वाला जो फिनोमेना है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, वो क्या होता है, वो होता है when a charged body is placed near to a neutral body, then positive charge and negative charge of the neutral body separates, या पूरा अगर मैं टेक्निकली बताऊं जो नोट्स में आपको मिलेगा, the phenomena of separation of positive and negative charge of a neutral body when a charged body placed near to it is called electric induction। अब इलेक्ट्रिक इंडक्शन फिनोमेना को यूज लेकर एक और टॉपिक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ टू मेटालिक स्फीयर्स। फटाफट देख लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा आप भी अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हुए बात को फटाफट समझने की कोशिश करें। अगर हमें दो दो मेटालिक स्फीयर्स गिवन हो और उनको हमें इंडक्शन मेथड से इलेक्ट्रिकली चार्ज करना हो, तो सबसे पहला स्टेप ये रहा आपके सामने। उन दोनों मेटालिक स्फीयर्स को आप इंसुलेटेड स्टैंड पर रखेंगे, और कैसे रखेंगे, म्यूचुअली कांटेक्ट में है ये स्फीयर, लेड स्फीयर ए स्फीयर बी, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, दोनों पर नेट चार्ज 0 है, ठीक है। बस अच्छी बात क्या है, ए स्फीयर बी स्फीयर म्यूचुअली कांटेक्ट में, म्यूचुअली कांटेक्ट में है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि एक चार्ज रॉड इलेक्ट्रिक इंडक्शन का रोल प्ले करेगी, इलेक्ट्रिक इंडक्शन इंड्यूस करेगी। तो ये वही दोनों मेटालिक स्फीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्फीयर ए स्फीयर बी नेमिंग कर दिया मैंने। स्फीयर ए के लेफ्ट साइड में अगर मैं किसी नेगेटिवली चार्ज रॉड को पहुंचा दूं, है ना, थोड़ा सा ए स्फीयर के लेफ्ट फेस की तरफ लेकर आ जाए, तो अब क्या होगा,
लाइक चार्ज रिपेल करेगा, तो ए स्फीयर के कुछ इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर यहां से कहां चले जाएंगे, यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। गाइस आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। क्लियर है। तो बिकॉज दोनों स्फीयर्स म्यूचुअली कांटेक्ट में हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड मेटल के स्फीयर ए से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल कर कहां पहुंचा देगी, बी में, और बी में भी कहां पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यहां एक्यूमुलेट हो जाएंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और उतना ही पॉजिटिव कहां पर एक्यूमुलेट होगा, बी ए स्फीयर के लेफ्ट फेस पर। तो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड ने अपना काम कर दिया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। दिस इज सेकंड स्टेप ओवर। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, तो ये टॉपिक चल रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ टू मेटालिक स्फीयर्स का। हमने सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में एक छोटा सा चेंज किया है, सेकंड स्टेप से इस थर्ड स्टेप में छोटा सा चेंज क्या किया है, जो कांटेक्ट था ना ए स्फीयर बी स्फीयर के बीच का कांटेक्ट, उस कांटेक्ट को मैंने रिमूव कर दिया। अब बीच में कांटेक्ट नहीं है, ए स्फीयर बी स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज रॉड अभी भी अपने प्लेस पर है, और इसका इफेक्ट यहां तक है, अभी भी नेगेटिव चार्ज वहां एक्यूमुलेटेड है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक्यूमुलेटेड है। तो नेगेटिवली चार्ज रॉड अभी भी अपना इफेक्ट यहां पर भी दिखा रही है, यहां पर भी दिखा रही है। तो जो गैप था उसमें बस जो गैप नहीं था, जो कांटेक्ट था, उसको हमने यहाँ रिमूव कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है आपके सामने है। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड को रिमूव कर देते हैं अपने प्लेस से। तो आप सोच सकते हैं क्या होगा थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में आने पर, क्या होगा। नेगेटिवली चार्ज रॉड अब नहीं है, रिमूव कर दिया इसको अपने प्लेस से, क्या होगा। तो आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी में अपना प्लेस चेंज कर लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। बट एयर में इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लो नहीं करते, एयर में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, तो बी स्फीयर के ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ए में आ नहीं पाएंगे, बस ये एक दूसरे को देख रहे होंगे, मिक्सअप नहीं हो सकते, बीच में एयर है, एयर इंसुलेटर होता है। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने अपना साइड चेंज कर लिया। रीजन, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को हमने जैसे ही हटाया, ये कंडीशन आ गई। अब हम अगर ए स्फीयर बी स्फीयर के बीच का सेपरेशन बहुत बहुत ज्यादा कर दें, तो क्या देखेंगे हम, लेट दिस इज ए स्फीयर, यहां पर दूर कहीं बी स्फीयर। तो हम देखते हैं जैसे ही हम इन स्फीयर्स के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो ए स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बी स्फीयर का नेगेटिव चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने इंडक्शन मेथड से ए स्फीयर बी स्फीयर को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया, जो कि पहले न्यूट्रल थे। जिस रॉड को इंडक्शन के लिए यूज लिया, उस रॉड के खुद के चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है, उसको जैसे हम लाए थे बस वैसे ही वापस ले जाते हैं। इस मेथड में हुआ क्या, ए स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और बी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, ट्रू। यहां पर ए स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन्स ए से निकलकर बी में पहुंचे, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो खुद कैसा हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, वो ऑलवेज खुद कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन का ये सेकंड टॉपिक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ टू मेटेलिक स्फीयर्स। और इस टॉपिक के मे बी नोट्स में आपको डायग्राम दिखेंगे, टॉपिक्स के जो स्टेप्स हैं वो मैंने मना किया था लिखने के लिए, इजी टॉपिक है इसलिए। ओके, तो एक और काम किया हमने। अब कोई मुझे बता सकता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, या एक मुझे याद आ रहा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप मुझे बताना।
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ह्यूमन आई से देखा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम हमारी आई से देख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम कुछ डिवाइस बनाकर उनका इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाने के लिए, टू सेंस, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। या मैं उसका पूरा बॉक्स नहीं बनाकर आपको उसकी मेन बात बताऊं, उसकी फिजिक्स समझाते हैं आपको। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में मेटल की एक रॉड होती है। मेटल कंडक्टर होता है, इसलिए इस मेटल की रॉड के सबसे ऊपर एक मेटेलिक नॉब होती है। मेटेलिक नॉब, इस मेटेलिक नॉब का एरिया ज्यादा होता है। ये भी मेटल की है, रॉड खुद मेटल की है। और गोल्ड जो है, गोल्ड एक मेटल होती है। तो गोल्ड के बहुत पतले, बहुत फाइन लीव्स, फॉइल्स यहाँ पर वी शेप में इस तरह से अटैच कर दी जाती है। अब हमें चार्ज तो आई से नहीं दिखता, बट गोल्ड के जो फॉइल्स हैं, गोल्ड की जो फाइन लीव्स हैं, पतली पन्नियां हैं, वो हमें आई से दिख रही होती है। इस पूरे सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बंद कर देते हैं। मैं यहाँ एक बॉटल जैसा दिखा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले सकते हैं या बॉटल ले सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट जार में, बॉक्स में इसको सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं या कॉर्क अप्लाई कर। ट्रांसपेरेंट इसलिए ताकि गोल्ड लीव्स आपको बाहर से दिख रहे हों। ये रेडी हो गया आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज को आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है उसका पता लगाना है, तो उस बॉडी को मेटल की नॉब के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। अगर बॉडी पर चार्ज होगा तो बॉडी का थोड़ा चार्ज मेटल की नॉब से होता हुआ, मेटल की रॉड से होता हुआ फाइनली गोल्ड लीव्स तक पहुंच जाएगा। और गोल्ड लीव्स पर चार्ज आया तो क्या होगा, इन दोनों लीव्स पर चार्ज आने से लीव्स एक दूसरे को रिपेल करेगी तो उनके बीच में एंगल इंक्रीज हो जाएगा। बस उन गोल्ड लीव्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल इंक्रीज हो गया। तो उस एंगल को देखकर हमें पता लग जाता है कि जिस बॉडी को हमने मेटल की नॉब के टच किया, मेटल की नॉब के कांटेक्ट में लेकर आए, उस बॉडी पर जरूर चार्ज प्रेजेंट है। अगर बॉडी पर चार्ज नहीं होता तो गोल्ड लीव्स पर भी कोई चार्ज नहीं आता और गोल्ड लीव्स के बीच का एंगल बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो गोल्ड लीव्स को हम देखते रहते हैं कि हाँ, अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब बॉडी कैसी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और अगर बॉडी पर थोड़ा चार्ज है तो आप देखेंगे गोल्ड लीव्स में थोड़ा सा एंगल इंक्रीज हुआ। अगर बॉडी पर बहुत सारा चार्ज है तो गोल्ड लीव्स पर भी कंपैरेटिवली ज्यादा चार्ज आएगा। तो लाइक चार्ज ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल। दोनों लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आने से या नेगेटिव चार्ज आने से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके बीच का एंगल इंक्रीज हो जाएगा। इस बढ़े हुए एंगल को देखकर क्या पता लग जाता है कि 100% बॉडी पर चार्ज है। इसका एक प्रिंसिपल भी मैंने लिखवाया था। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल और वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट like charge always repels to each other। like charge always repel करता है और उस रिपल्शन की टेंडेंसी में एंगल इंक्रीज हो जाता है। तो आपको एक तो इस डिवाइस का नाम याद रखना है, क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका यूज क्या है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग हमारी आई से देख नहीं सकते, तो हम लोग जो काम डायरेक्ट नहीं कर सकते उसका इनडायरेक्ट डिटेक्शन करने के लिए हमने एक डिवाइस बना दी कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। प्रिंसिपल क्या है,
लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल्स टू ईच अदर। उस रिपल्शन की टेंडेंसी में गोल्ड लीव्स एक दूसरे से दूर हटते हैं, एंगल इंक्रीज होता है, हमें पता लग जाता है कि चार्ज था। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक भी है, और ड्रॉबैक क्या है, अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो तो गोल्ड लीव्स पर भी कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। गोल्ड लीव्स तो रिपेल होने की टेंडेंसी में दूर ही हटेगी, एंगल तो इंक्रीज ही होगा। हमें पता लग जाएगा कि बॉडी पर चार्ज है, बट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कभी पता नहीं लगेगा। तो इस डिवाइस का एक ड्रॉबैक ये है कि बॉडी पर चार्ज के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये चार्ज है या नहीं है, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कि बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। मैं टाइम देख लेता हूं। तो ये स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताने की कोशिश की अभी, ठीक है। एक टॉपिक और कोई बताइए है तो, इसके बाद क्या टॉपिक था? 5 मिनट्स हैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक और क्या कर सकते हैं? सर कूलॉम लॉ, बिकॉज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो कूलॉम लॉ के बाद का है, तो पहले बता ही दें आपको, है ना। तो जो घर से कह रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो कूलॉम लॉ जो था उसमें कूलॉम ने बात की थी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है एक जनरल प्रिंसिपल है, वेक्टर क्वांटिटीज का सम करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज लेते हैं। अगर किसी पॉइंट पर Q0 पॉइंट चार्ज है और इस Q0 पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एक नहीं बहुत सारे दूसरे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर तो डॉट डॉट नहीं अप्लाई करके मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। तो ये जो Q0 पॉइंट चार्ज है, इस Q0 पॉइंट चार्ज पर Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn जितने भी दूसरे पॉइंट चार्ज है 1, 2, 3 एंड सो ऑन nth, ये सभी फोर्स अप्लाई करेंगे। और हमें पता है कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग अगर Q1 Q0 के बीच का सेपरेशन R1 है, Q2 Q0 के बीच का सेपरेशन R2, Q3 Q0 के बीच का सेपरेशन R3, Qn और Q0 के बीच का सेपरेशन Rn है, तो फर्स्ट चार्ज Q1 Q0 चार्ज पर F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। F1 क्या होगा कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग? तो हमें पता है F1 क्या होगा, K Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द 2 पॉइंट चार्जेस। तो वो 2 पॉइंट चार्जेस अभी F1 फोर्स के लिए कौन से हैं, एक है Q0, दूसरा है Q1। सिमिलरली अब दूसरे की बात करते हैं, इफ Q2 charge exerts F2 force on the Q0 charge, then according to Coulomb law F2 will be K Q0 Q2 upon R2 square, R2 है ना distance। Similarly let Q3 charge exerts F3 force on the Q0 charge, then according to Coulomb law F3 will be K Q0 Q3 upon R3 square। Finally let Qn charge exerts Fn force on the Q0 point charge, then 3 dots Fn will be K Q0 Qn upon Rn square। अब इंपॉर्टेंट बात, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? तो हम कहते हैं according to the superposition principle, net force on the Q0 charge due to the system of point charges। तो ये है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये पूरा क्या है, सिस्टम ऑफ
सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इस सिस्टम ने Q1, Q2, Q3, Qn, इस सिस्टम ने Q0 पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स कितना अप्लाई किया उसका पता लगाने के लिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और बहुत ही सिंपल है, नेट फोर्स क्या होता है, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम, दैट्स इट, इतनी सी बात है, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम। तो इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं, द नेट फोर्स on a point charge due to the system of point charges is vector sum of electric forces, vector sum of electric forces due to individual point charges, vector sum of electric forces due to individual point charges. तो this is called superposition principle। हम इन individual forces को देख रहे हैं, इन सब की वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या कॉमन आएगा, के Q0 कॉमन आएगा, देख रहे हैं आप, के Q0 हर टर्म में के Q0 है, कॉमन आएगा। तो अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, अंदर रहेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो R1 कैप आ जाएगा, यहाँ R2 कैप आ जाएगा, इधर वेक्टर आ जाएगा। तो के Q1 स्क्वायर, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कैप। इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, वेक्टर सम होता है नेट फोर्स। अब इक्वेशन 1, 2, 3 इन सब से वैल्यू पुट कर देते हैं, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, R3 कैप, ये डबल आवाज, एंड सो ऑन, Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn कैप। दिस इज समेशन फॉर्म में कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे समेशन फॉर्म, सिग्मा फॉर्म। तो बड़े से एक्सप्रेशन को, ये बिग ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड होता है। तो यहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं है, अब एक इंफॉर्मेशन है छोटी सी, समेशन फॉर्म, आई वेरिएबल आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन nth टर्म। तो बिग ब्रैकेट में टोटल टर्म्स कितनी है, n, इसलिए i की वैल्यू, वेरिएबल i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब अंदर क्या लिख सकते हैं, qi 1, 2, 3 एंड सो ऑन i, है ना। तो qi अपॉन ri स्क्वायर, ri कैप। तो एक टॉपिक होगा आपके नोट्स में जरूर जो सेंड किया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो किसी पॉइंट चार्ज पर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज नेट फोर्स कितना अप्लाई करता है उसके लिए टॉपिक है, और वो नेट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, दैट्स इट, है ना। इस टॉपिक के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, वो न्यूमेरिकल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। तो इवनिंग में मिलते हैं 5 o'clock, ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।